हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग हिमालय की नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हिमालय की नदियां को 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और अभी हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत उनकी सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यह उत्तराखंड है। यहाँ से राम नदी, उत्तराखंड से राम गंगा नदी निकलती है। यानी राम गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड के गौरसेन के समीप गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। कहां से? ये उत्तराखंड से गौरसेन के समीप गढ़वाल पहाड़ी से राम गंगा नदी निकलती है, यानी वहां उद्गम होता है। और यह नदी नजीबाबाद, यानी यहां से प्रभावित होते हुए ये नदी नजीबाबाद, यहां पर है उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और कनौज में राम गंगा नदी गंगा में मिल जाती है। कहा? कनौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है कनौज। और कनौज में राम गंगा नदी है से गंगा में मिल जाती है। राम गंगा नदी की कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। कितनी है? 600 किलोमीटर। राम गंगा नदी की कुल लंबाई 600 किलोमीटर। और राम गंगा नदी है जो हिमालय की श्रेणी से निकल रही है और वहां हिमालय की श्रेणी के हिमनद या ग्लेशियर से निकलने के कारण इसमें सालों भर जल प्रभावित होती रहती है। यानी जल सालों भर ये नदियां बहती रहती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ग्लेशियर पिघलने से और बरसात में तो वर्षा होती ही है। उसके बाद अगला नदी देखिए, शारदा नदी। इसी को बोलते हैं सरयू नदी। यानी शारदा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। तो देखिए शारदा नदी कहां से निकलती है? तो शारदा नदी है से नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय का क्षेत्र है। हम लोग ये बांटे थे नेपाल हिमालय में, तब नेपाल हिमालय का क्षेत्र है। तो नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद, देखिए नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से शारदा और सरयू नदी निकलती है। और इस नदी को, यानी शारदा नदी को कुमायूं हिमालय में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कहा? कुमायूं हिमालय में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? शारदा को। आज जब यह नदी, देखिए ये भारत का बॉर्डर है, भारत और नेपाल के समांतर बहती है। जब यह नदी भारत और नेपाल के समांतर बहती है तो इस नदी को कोली या पीलीभीत, देखिए यह नदी जब भारत और नेपाल के समांतर बहती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कोली गंगा या पीलीभीत के नाम से जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को। और शारदा नदी को शारदा कहा जाता? तो खोरी जिला, ये खोरी जिला में शारदा को शारदा कहा जाता है। और जब इस शारदा नदी में सरयू नदी और पूर्व रामगंगा नदी, सरयू नदी और पूर्व रामगंगा नदी मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को सरयू कहा जाता है। और यह नदी उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। कौन? शारदा नदी। अब अगला नदी देखिए, गंडक नदी। ये गंडक नदी
गंडक नदी का उद्गम धौलागिरी, देखिए धौलागिरी, धौलागिरी पहाड़ी कहाँ है? नेपाल में है, और नेपाल हिमालय में धौलागिरी पहाड़ी है। और इसकी ऊंचाई हम लोग देख रहे थे 8172 मीटर था। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी थी? 8172। यह सो धौलागिरी तथा माउंट एवरेस्ट के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है, यानी यहां से निकलती है, ये नेपाल हिमालय से। कौन? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य नेपाल हिमालय से गंडक नदी निकलती है। और गंडक नदी भारत में बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है। गंडक नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? तो बिहार के चंपारण जिला में गंडक नदी भारत में प्रवेश कर जाती है, और ये सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। तो गंडक नदी की कुल लंबाई, ये पूछा गया है कि गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर। कितनी है? 425 किलोमीटर इसकी गंडक नदी की कुल लंबाई है। अब देखिए आगे कोसी नदी। कोसी नदी, अब ये बहुत बार पूछा गया है कि कोसी नदी कहां से निकलती है या किस नाम से निकलती है। तो कोसी नदी का उद्गम, सबसे पहले देखिए कोसी नदी का उद्गम जहां से होता है, कोसी नदी का उद्गम अरुणा धारा के रूप में होता है। कौन सा धारा? अरुणा। यानी कोसी नदी का जहां उद्गम होता है तो उस समय इसका नाम रहता है अरुणा। अरुणा धारा के रूप में माउंट एवरेस्ट के उत्तर तिब्बत, यानी माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में है, तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर तिब्बत में इसकी उद्गम होता है अरुणा धारा के रूप में। और जब यह नदी, देखिए यहां से यह नदी प्रभावित होगी आगे, तो जब यह नदी नेपाल के मध्य हिमालय को पार करती है, जब यह नदी यानी अरुणा, कोसी नदी जो अरुणा के नाम से निकल रही, तो जब यह अरुणा नदी नेपाल को पार करती है तो पश्चिम से, यानी इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से इसमें सून कोसी, यानी पश्चिम से कौन सी नदी मिलती है इसमें? सून कोसी पश्चिम से, और पूर्व से तमूर कोसी, पूर्व से तमूर कोसी किससे मिल रही है? तो अरुणा नदी से। और इन तीनों के संयुक्त धारा को सुप्त कोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्त कोसी। देखिए सुप्त कोसी कहा जाता है किसकी? जब अरुणा नदी में सून कोसी या तमूर कोसी मिल जाती है तो उसकी संयुक्त धारा को सुप्त कोसी कहते हैं। और यह बिहार में इसी सुप्त कोसी को ही कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी मार्ग बदलने में माहिर है। कोसी नदी है सो मार्ग बदलने में माहिर है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। अब कहिएगा कैसे शोक कहा जाता है? तो देखिए कोसी नदी एक तो पहाड़ी से निकल रही है, और पहाड़ी से यहां से निकलने की वजह से इसकी धारा में तेज आती है, तो कभी इसकी धारा इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी सीधे, तो ये तबाही मचा देती है, वर्षा के दिनों में तबाही मचा देती है। इसलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। इस नदी की, कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। ये भी पूछा गया है, कितनी है? 730 किलोमीटर कोसी की नदी की कुल लंबाई है। आप देखिए आगे हम लोग ये गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए महानंदा। महानंदा नदी है सो कहां से निकलती है? ये भी बहुत बार पूछा गया। महानंदा नदी है सो कोलकाता, या उसको बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी, देखिए दार्जिलिंग पहाड़ी यहाँ भाई, यहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है। और यह महानंदा नदी है से गंगा की बाईं ओर से, देखिए इधर बाईं ओर से, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी। तो ये पूछा गया है प्रश्न में कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन है जो बाईं ओर से अंतिम
मिलने वाली नदी है, तो कौन है? महानंदा नदी। अब आगे केन, इसी को बोला जाता है कर्णवती। कर्णवती केन या इसी को क्या बोला जाता है? कर्णवती। तो केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कैमूर जिला से होता है। देखिए ये मध्य प्रदेश हो गया आपका ये भाग, तो यहां से कैमूर, कैमूर पहाड़ी से होता है। यानी केन नदी का उद्गम कहां होता है? मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से होता है। और केन नदी है जो किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी। केन नदी, ये बार बार पूछा गया कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, न कि गंगा की। तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है, जो यमुना में बादरा के समीप मिल जाती है। यानी यमुना में बादरा के समीप मिल जाती है कौन? केन नदी। और केन नदी की सहायक नदी है, यानी केन नदी की भी दो सहायक नदी है, उसे सोनार और बीबर। यानी केन नदी की सहायक नदी कौन कौन है? सोनार और बीबर है। आगे देखिए अगला नदी सोन नदी। अब देखिए सोन नदी है से कहां से निकलती है? तो सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी, यानी यहां पर अमरकंटक पहाड़ी है भाई, तो अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा के उद्गम के समीप से, यानी नर्मदा नदी भी यहीं निकलती है, तो नर्मदा के उद्गम के समीप से ये सोन नदी निकलती है। और उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए, देखिए सोन नदी उत्तर की ओर प्रभावित होगी, और उत्तर की प्रभावित होते हुए पटना के समीप दानापुर में मिल जाती है। यहां पटना के समीप दानापुर है। यानी सोन नदी कहां गंगा से मिल रही है? पटना के समीप दानापुर में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई, यानी सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। और सोन नदी की धारा में, यानी जो प्रभावित हो रही है सोन नदी, इसकी धारा में सोना पाया जाता है। सोन नदी की धारा में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। क्या? सोना पाया, जिसके कारण इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। देखिए स्वर्ण नदी। तो आपको पूछ दिया जाए कि स्वर्ण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो सोन नदी, ना कि स्वर्ण रेखा बोल दीजिएगा। सोन नदी है स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। और सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन है? ये भी पूछा गया है। सोन नदी की सहायक नदी कन्हर, कौन नदी है? कन्हर, रिहंद तथा उत्तरी कोयल। यह उत्तरी कोयल झारखंड से निकलती है। उत्तरी कोयल कहां निकलती है? झारखंड से निकलती है। तो ये सोन नदी की सहायक नदी कन्हर, रिहंद, उत्तरी कोयल। अब आगे देखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में आगे पढ़ते हैं। नदी, ये दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी, तो दामोदर नदी टोरी चंदवा, छोटा नागपुर पठार। अरे देखिए ये टोरी चंदवा यहाँ पर झारखंड है, तो टोरी चंदवा छोटा नागपुर पठार से क्या होती है? दामोदर नदी यहां से निकलती है। टोरी चंदवा छोटा नागपुर पठार झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। कहां से? झारखंड से। टोरी चंदवा छोटा नागपुर पठार झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। और ये दामोदर नदी है सो झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होती है। कहां होती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी प्रभावित होती है। और पश्चिम बंगाल में ही, यानी दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में ही हुगली में मिल जाती है। तो आपको पूछा जाए यदि कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की नहीं है, किसकी है? हुगली। गंगा की ही एक धारा हुगली नदी है, उसकी सहायक नदी दामोदर नदी है, न कि गंगा की। तो ये दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है।
अब दामोदर नदी की कुल लंबाई देखिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर। देखिए 592 किलोमीटर या 368 मील है। यानी दामोदर नदी का कुल लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर या 368 मील है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर या 368 मील। और दामोदर नदी का बहाव, जो दामोदर नदी का कुल बहाव है से 2500 वर्ग मील है। यानी कितनी है? 2500 वर्ग मील दामोदर नदी का कुल बहाव है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। देखिए ये झारखंड की सबसे लंबी नदी अगर पूछ दिया जाए तो कौन है? दामोदर नदी है। और दामोदर नदी झारखंड में कितने किलोमीटर बहती है ये भी पूछा गया। दामोदर नदी झारखंड में कितने किलोमीटर बहती है? तो 290 किलोमीटर बहती है। कितनी? 290 किलोमीटर दामोदर नदी झारखंड में प्रभावित होती है। अब आगे देखिए, दामोदर नदी के किनारे या तट में, दामोदर नदी के किनारे जो प्रभावित हो रही दामोदर नदी, तो इसके किनारे या तट में अभ्रक और कोयला का भंडार पाया जाता है। दामोदर नदी के तट में अभ्रक और कोयला का भंडार पाया जाता है। और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। अब ये भी पूछा गया कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। दामोदर नदी है सो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और दामोदर नदी की धारा में जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। यानी जो प्रभावित होती है दामोदर नदी, उसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते, जिसके कारण दामोदर नदी को जैविक दामोदर नदी के धारा में जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी की संज्ञा दी गई है। ये जरूर याद रखिएगा कि दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी की संज्ञा दी गई है? तो किसे? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी कोसी नदी की तरह, यानी दामोदर नदी है सो कोसी नदी की तरह ही मार्ग बदलने में माहिर है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा था। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता? बंगाल का, न कि झारखंड का। यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब देखिए दामोदर नदी की सहायक नदी कौन? अब देखिए दामोदर नदी की सहायक नदी ब्राकर और कुन्नन है। यानी दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? ब्राकर और कुन्नन दामोदर नदी की सहायक नदी। और दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ और धनबाद जिला, रामगढ़ जिला और धनबाद जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अब आगे देखिए, यमुना नदी। देखिए यमुना नदी, न कि जमुना नदी, कौन है? आमना नदी। आमना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिए ये उत्तराखंड है। यानी आमना नदी का उद्गम उत्तराखंड के देखिए आमना नदी का उद्गम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, कहा? टिहरी गढ़वाल के समीप बंदरपुछ पहाड़ी, टिहरी गढ़वाल जिला के समीप बंदरपुछ पहाड़ी के निकट आमोत्री ग्लेशियर से होता है। आमना नदी का उद्गम देख लिए ना। आमना नदी का उद्गम यहां देखिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला के समीप बंदरपुछ पहाड़ी के निकट आमोत्री ग्लेशियर से होता है। आमोत्री ग्लेशियर से होता है। किसका?
निर्माण होता है? यमुना नदी का निर्माण होता है। और यमुना नदी है ये यमुना नदी है सो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी है से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहां से निकल रही है ये नदी, जो दाहिनी ओर से गंगा में इलाहाबाद। अब देखिए यहां इधर से ये गंगा यहीं आ रही है, ये इधर जा रही है, और यहां इलाहाबाद अब इसका नाम हो गया है, इलाहाबाद को प्रयागराज में मिल जाती है। यानी यमुना नदी है से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। किस तरफ से मिलती है? दाहिनी तरफ से मिलती है। ठीक है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1375 किलोमीटर है। यानी 1375 किलोमीटर यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। किसका? यमुना नदी में देखिए पश्चिम की ओर से गिरी नदी, यानी ये यमुना नदी ये प्रवाहित होती है, तब पश्चिम की ओर से गिरी नदी और पूर्व की ओर से आसन नदी मिल जाती है। यानी पश्चिम की ओर से गिरी नदी और पूर्व की ओर से आसन नदी यमुना में मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदी देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसको सीरियल से याद रखिएगा कि यमुना नदी की सहायक नदी है सो कर्म से लिखे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, न कि गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। अब आगे देखिए चंबल नदी। ये देखिए चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? ये भी पूछा गया, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश के महू जिला के समीप जाना पावा पहाड़ी के सिगार चोटी आनी से होता। आनी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिला के जाना पावा पहाड़ी के सिगार चोटी से होता है। किसकी? चंबल नदी। और चंबल नदी जो देखिए मध्य प्रदेश यहाँ है, तो चंबल नदी की तेज धारा के कारण, यानी चंबल नदी अपनी तेज धारा के कारण या बीहड़ या गहरे खंड का निर्माण करती है। बीहड़ या गहरे खंड का निर्माण करती है। कौन? चंबल नदी बीहड़ या गहरे खंड का निर्माण करती है। और भारत के सबसे बुरा या खराब क्षेत्र के नाम से ये चंबल नदी का क्षेत्र जा रहा है। यानी ये भी पूछा गया है कि भारत का सबसे बुरा या खराब क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो चंबल नदी का क्षेत्र। तो आपको ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर चंबल नदी का क्षेत्र को क्यों खराब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या विख्यात है? तो देखिए चंबल नदी के क्षेत्र में खंडहर पाए जाते हैं, यानी बहुत बड़ा खंडहर। और इस क्षेत्र में लुटेरे क्या करते थे? इसी क्षेत्र में आके छुप जाते थे। यानी लुटेरे थे जो गांवों में आक्रमण करके धन दौलत लूटकर और ये वहां से भाग कर सीधे एक खंडहर के क्षेत्र में, यानी चंबल नदी के खंडहर में ही छुप जाते थे। तो पुलिस इसकी पीछा करती थी, तो ये खंडहर के यानी चंबल नदी के खंडहर में जाने से डरती थी। और ये लोग खंडहर में छुप जाने की वजह से पुलिस यहाँ तक कभी पहुंच ही न पाई। इसीलिए चंबल का लुटेरा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। अब देखिए चंबल नदी को राजस्थान में सदानीरा के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को राजस्थान में सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो क्यों? तो देखिए चंबल नदी पर ही राजस्थान ये हो गया,
यानी मध्य प्रदेश से ये निकल रही है, मध्य प्रदेश से ये निकल रही है चंबल नदी, और राजस्थान ये, तो ये आगे ये प्रभावित होते हुए जब राजस्थान में प्रवेश सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी पर यानी चंबल नदी पर ही जवाहर सागर तथा महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी पर ही स्थित है, जो राजस्थान में, इसीलिए चंबल नदी को राजस्थान में सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में गांधी सागर भी स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी पर गांधी सागर स्थित है। कौन? सागर स्थित है। तो ये भी पूछा गया है कि कौन सी नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, तो चंबल नदी पर देखिए मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में जवाहर सागर बांध और महाराणा प्रताप सागर बांध। अब देखिए चंबल नदी की सहायक नदी बानस, चंबल नदी की सहायक नदी है बानस, मेज, कालीसिंध, सिप्ता आदि नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायक नदी है। ये बानस नदी है सो आरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए चंबल में मिल जाती है बानस नदी, यानी ये राजस्थान से निकलती है, आरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए ये चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, और हम अगले क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम 10 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर को क्या कहा था? पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है या क्या कहा जाता है? तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो देखिए यहां पर उड़ीसा में महेंद्रगिरी शिखर है, जो सबसे ऊंची शिखर है। पूर्वी घाट यह हो गया, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कितनी है? 1501 मीटर है महेंद्रगिरी की। और अगर ये पूछ दे कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च बिंदु कौन है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च बिंदु कौन है, तो जिंदागढ़ा। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 1696 मीटर। कितनी है? 1696 मीटर है इसकी ऊंचाई। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में स्थित है। अब आगे देखिए, पलानी पहाड़ी, ये पूछा गया है बहुत बार। पलानी पहाड़ी कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में पलानी पहाड़ी स्थित है? तो देखिए यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पलानी पहाड़ी स्थित है। और कोडायकनाल जो पर्यटक स्थल है वो पलानी पहाड़ी में ही है, यानी पलानी पहाड़ी में कोडायकनाल पर्यटक स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो पलानी पहाड़ी में ही स्थित है। और ये पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आगे देखिए, नीलगिरी पहाड़ी, यानी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? तो देखिए ये पश्चिमी घाट हो गया भाई, और ये हो गया पूर्वी घाट।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान स्थल को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को दोदा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोदा बेटा, दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई यानी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर है, 2637 मीटर। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? दोदा बेटा। अब पूछा गया है अगला में कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो देखिए, खैबर दर्रा, गामल दर्रा और बोलन दर्रा। तो याद रखिए, पाकिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे खैबर दर्रा, गामल दर्रा और बोलन दर्रा है। अब आगे पूछा गया कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में पाया जाता है? या जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? जवाहर सुरंग। तो देखिए, यहां हम लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यहां बनिहाल दर्रा था। आनी बनिहाल दर्रा, ये आप लोग देख लीजिएगा दर्रा वाले चैप्टर में। तो ये बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। और यह बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। किसे? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। और इसी बनिहाल दर्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH1 ये इसी में स्थित है। अब आगे देखिए, नथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, नथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? नथुला दर्रा बहुत बार पूछा गया, रिपीट भी किया गया दोस्तों। तो नथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ? ये सिक्किम में स्थित है। और नथुला दर्रा है सो वो राजनीतिक महत्व, इसका नथुला दर्रा का अपना राजनीतिक महत्व है। और ये चुंबी घाटी, यानी नथुला दर्रा कहाँ कहाँ जाती है? चुंबी घाटी दार्जिलिंग से होते हुए तिब्बत जाती है। और ये जिलेपला दर्रा है से तवांग घाटी से तिब्बत जाने के लिए रास्ता है। यानी यहाँ से तवांग घाटी से तिब्बत जाने के लिए जिलेपला दर्रा से। अब आगे देखिए, यांग अप्पा दर्रा कहाँ स्थित है? आंग अप्पा दर्रा कहाँ स्थित है? तो आंग अप्पा दर्रा यहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और आंग अप्पा दर्रा के समीप से ही, यानी आंग अप्पा दर्रा के नजदीक से ही ब्रह्मपुत्र नदी है सो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये भी पूछा गया है कि किस दर्रा के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग अप्पा दर्रा। और यहां से यानी भारत को चीन जाने की रास्ता है आंग अप्पा दर्रा से। अब आगे देखें, पाकसाड या दिफू दर्रा, पाकसाड या दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? और ये पूछा गया है कि पाकसाड और दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में ही यहाँ स्थित है। और यहाँ से भारत से म्यांमार को ये जोड़ती है। और अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ती है ये पाकसाड या दिफू दर्रा। पूछा गया है, मणिपुर में एकमात्र कौन सी दर्रा पाई जाती है? मणिपुर में एकमात्र कौन सी दर्रा पाई जाती है? हर ये बहुत बार पूछा गया, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा ये मणिपुर में, मणिपुर यहाँ भाई, यहाँ पर मणिपुर, तो मणिपुर में तुजू दर्रा पाई जाती है जो इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से म्यांमार को जाती है। यानी इम्फाल से म्यांमार को जाती है कौन? तुजू दर्रा। तो दोस्तों आज यहीं तक, ये आपको पूर्ण रूप से समाप्त होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।